गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। अब एनीमिया बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर हम पूरी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे तो हमारे 7 से 8 लेक्चर्स उसके ऊपर हो जाएंगे। आज के इसमें हम टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में कंसिडर करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। आज हम समझेंगे कि एनीमिया क्या है और कैसे इसके कॉजेज़ को सिंप्लीफाई करके हम याद रखना आसान कर सकते हैं, जिसके कारण से कभी एग्ज़ाम में या फिर कभी वाइवा में या जब हम पेशेंट को डील कर रहे हैं तो उसको कैसे अप्रोच कर सके, कैसे उसका डायग्नोसिस बना सके, उसके ऊपर फोकस करेंगे। कॉजेज़ बताते वक्त मैं ये भी समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन से पेशेंट में हमको कौन से इन्वेस्टिगेशन चेंज मिलेंगे, पीएस जो पेरिफेरल स्मीयर हम देखते हैं उसमें क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मिलेंगे हमको ब्लड में, और पेशेंट में क्या साइंस रहेंगे जो हमको क्लू देंगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा है तो इस टाइप का एनीमिया हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं एनीमिया क्या है। एनीमिया का अगर हम डेफिनेशन देखें WHO का, तो उन्होंने कहा है कि डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज और डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज एनीमिया। अब एनीमिया मतलब आरबीसीज जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है उनका कम होना। अब कम क्यों होंगे? दो मेजर कारण, या तो जो बना है वो टूट रहा है या फिर नया बन नहीं रहा है ना। तो ये कारण से अगर आपका आरबीसी का काउंट कम होता है तो उसको एनीमिया कहेंगे। और अगर हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो कि हीमोग्लोबिन से बनती है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसीज के अंदर रहता है और वो ऑक्सीजन को बाइंड करके जो टिश्यूज़ है वहाँ तक के कैरी करता है और उनको फिर ऑक्सीजन देता है। तो ये अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किसी कारण से कम हुई है तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। इसलिए जब हम बोलते हैं कि रिपोर्ट देखते हैं और हीमोग्लोबिन कम है, इसको एनीमिया है, तो उसका कारण ये डेफिनेशन में वो बैठता है। तो एनीमिया मतलब या तो आरबीसीज कम है या फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी या हीमोग्लोबिन कम है। अब एनीमिया को डिफरेंट आप अगर देखोगे तो उसका कोई एक ऐसा फिक्स वैल्यू बहुत कम जगह पे दिया हुआ है कि इसके नीचे रहा तो एनीमिया कहेंगे, इसके नीचे नहीं रहा तो नहीं कहेंगे। ये इसके लिए एक WHO का चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि एज वाइज उन्होंने हीमोग्लोबिन का रेंज दिया है कि अगर इससे नीचे कम रहा तो माइल्ड, इससे नीचे रहा तो मॉडरेट, इससे नीचे कम रहा तो सीवियर एनीमिया। तो इसको हम रेफरेंस के जैसे यूज़ कर सकते हैं, पर बहुत बार ट्रीटमेंट में ये लेवल काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर समझो किसी पेशेंट को बाकी कोई सिम्टम्स नहीं है और बाकी तौर पे वो व्यक्ति असिम्टोमेटिक है, कुछ भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं है, तो उसका जो हीमोग्लोबिन है अगर 6-7 भी है तो भी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं दिया जाता। लेकिन अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी बीमार है, निमोनिया है या फिर वेंटिलेटर पे है या फिर साइनोटिक हार्ट डिसीज़ है, तो 10 के ऊपर भी हीमोग्लोबिन रहा तो भी हम उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। तो एनीमिया का ट्रीटमेंट जो खास करके जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला पार्ट है वो किसी लेवल पे नहीं डिटरमाइन करता। ये डिटरमाइन करता है कि वो पेशेंट की डिमांड कितनी है, उसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी चाहिए, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं। और ये सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ही नहीं है। अगर समझो कोई अगर साइनोटिक हार्ट डिसीज़ का पेशेंट है और उसका हीमोग्लोबिन 11 है, तो ऐसे हम देखें तो 11 हीमोग्लोबिन ठीक है, पर उसमें भी आप आयरन सप्लीमेंट देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा रहे। वैसे ही अगर कोई पेशेंट है जिसमें हम देख रहे हैं कि वेंटिलेटर पे है और 11-12 हीमोग्लोबिन भी है, बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि उसको 13 के ऊपर रखें, है ना। तो ये इस प्रकार से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो किसी एक पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से ना डिसाइड होते हुए वो डिसाइड करेगा कि उसका रिक्वायरमेंट कितना है। तो जो हीमोग्लोबिन हम कहते हैं उसमें 2 वर्ड्स है, हीम और ग्लोबिन। अब जो ये हीम पार्ट है ये आयरन से बनता है। कभी हम हीमोग्लोबिन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे इसको। हीम मतलब इसमें आयरन का पार्ट होता है। दूसरा मतलब है ग्लोबिन, ग्लोबिन में प्रोटीन होता है। इसलिए बहुत से पुराने डॉक्टर एनीमिया होता था तो बोलते थे कि गुड़ और साथ में चने या फिर जो मूंगफली होती है वो खाने के लिए बोलते थे। बेसिकली गुड़ पहले जो लोहे की कढ़ाई में बनता था उसमें आयरन आता था तो एज अ आयरन सोर्स देते थे, और जो चने या फिर हमारा जो ग्राउंडनट है या फिर मूंगफली है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो इसलिए वो न्यूट्रिशनल डाइट करके हर जगह वो गुड़ और मूंगफली के दाने देते थे, जिसके कारण से उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मिले। तो ये दोनों चीज़ें लगती है उसमें। अगर हम देखें तो जो आयरन पार्ट है वो इसेंशियल है। हमने पिछले इसमें भी समझा था कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में
आयरन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। तो आयरन बहुत ज़रूरी होता है हीमोग्लोबिन के बनने में, इसलिए बहुत बार हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं, या फिर जिसको भी हीमोग्लोबिन कम आता है उसमें आयरन सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं। आयरन, फोलिक एसिड और B12 ये चीज़ें मिलके हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये फोलिक एसिड और B12 जो है, ये जो DNA सिंथेसिस है या फिर कोई भी प्रोसेस है उसके लिए ये फोलिक एसिड और B12 होना ज़रूरी होता है। इसलिए फोलिक एसिड और B12 भी डाइट से मिलता है। खास करके जो B12 है ये एनिमल सोर्स में ज़्यादा होता है। अगर आप नॉनवेज नहीं भी खा रहे तो दूध के जो प्रोडक्ट है, दही है, उसमें B12 ज़्यादा होता है। इसलिए जो स्ट्रिक्टली वेगन डाइट बोलते हैं, मतलब जो दूध और दही भी नहीं खा रहे, उनमें बहुत बार B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके अलावा बहुत सारे कुछ बीमारियां हैं जिसमें B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। खास करके अगर किसी की सर्जरी हुई है, जो आइलियम जिस पार्ट में इसको एब्जॉर्ब होना होता है वो अगर डैमेज है, तो ऐसे कंडीशन में भी B12 का डेफिशिएंसी हो सकता है। जब हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया डिस्कस करेंगे उसमें इसको डिटेल में समझेंगे। अब आयरन को अगर हम देखें तो आयरन का जो एनीमिया है वो, अगर आप पीएस देखोगे उसमें तो आरबीसी छोटे छोटे दिखेंगे, उसको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलेंगे। माइक्रोसाइटिक मतलब साइज छोटा है और हाइपोक्रोमिक मतलब वो पेल दिखेंगे, बहुत पिंक नहीं दिखेंगे। फोलिक एसिड और B12 की डेफिशिएंसी में अगर हम देखेंगे तो आरबीसीज बड़े दिखेंगे, इसलिए हम इसको मेगालोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं, मतलब उसके सेल्स बड़े दिखते हैं नॉर्मल से। तो इस प्रकार से पीएस पे हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी में अदर फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा दिखेगा, हेयर थोड़े से हाइपोपिगमेंटेड दिखेंगे, नक्कल पिगमेंटेशंस रह सकता है, जो कि B12 की डेफिशिएंसी में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, लेकिन आयरन की डेफिशिएंसी में भी आपको नक्कल पिगमेंटेशन मिल सकता है। और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, बोलेंगे पढ़ाई में आजकल इसका ध्यान नहीं रखता, चिड़चिड़ा हो गया। ऑल दिस फीचर्स कैन बी बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। B12 में हम देखेंगे कि बहुत बार अदर डेफिशिएंसीज उसमें मिलते हैं, जैसे एंगुलर चिलोसिस यहाँ पे मिल जाएगा, नकल पिगमेंटेशन जैसा मैंने बताया वो रह सकता है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में भी सिमिलर फीचर्स रह सकते हैं। अब ये जो B12 की डेफिशिएंसी रहती है वो बहुत बार जो हम माइलिन सिंथेसिस होते हैं उसमें भी B12 का रोल रहता है। तो बहुत बार जो टिंगलिंग नमनेस बोलते हैं कि हाथ पैर में चींटी आ रही है, वो एक फीचर B12 डेफिशिएंसी का रह सकता है। अब ये फोलिक एसिड जो है वो लेने के बाद भी बहुत बार कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं, वो अगर आपने दे दिए तो फोलिक एसिड का जो काम होना चाहिए वो नहीं होता। खास करके सेप्ट्रॉन जो एक दवा हम देते हैं, मोस्टली इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है सेप्ट्रॉन, तो वो कंडीशन में ये फोलिक एसिड का कन्वर्जन फोलिनिक एसिड में जो होता है और जो आगे चल के DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है, उसको अफेक्ट कर सकता है। अब जो किडनीज है उसमें भी किडनी का भी एक रोल होता है। जो किडनी होती है उसका जो कॉर्टेक्स है उसमें से इरिथ्रोपोएटिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है। अब ये समझना ज़रूरी है, ये इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, जो आयरन, फोलिक एसिड और B12 का जो कन्वर्जन है, इनकी मदद से जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हो रहा है बोन मैरो में, उसको हेल्प करता है। इसलिए जब भी किडनी डिसीजेस होते हैं और क्रोनिक रीनल डिसीज का पेशेंट होता है तो ये इरिथ्रोपोएटिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है। इरिथ्रोपोएटिन का लेवल ड्रॉप होने के कारण पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज इन क्रोनिक रीनल डिसीज। तो क्रोनिक रीनल डिसीज में हमको हीमोग्लोबिन कम मिलता है क्योंकि इरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन जो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो बनना बंद हो जाता है। अब ये इसका और कुछ रोल है, हाँ, अगर समझो किसी कारण से एनीमिया हो गया और शरीर में कमी हो रही है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की, तो बॉडी को इरिथ्रोपोएटिन का स्टिमुलस मिलता है। इरिथ्रोपोएटिन बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा बनाती है और जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देती है। इसलिए खास करके अगर कोई इंसान नीचे रह रहा है और फिर जाके पहाड़ों में बस गया तो उसका इरिथ्रोपोएटिन लेवल धीरे धीरे बढ़ जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनाए और जो पहाड़े हाई एल्टीट्यूड में जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम रहती है वहाँ पे वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अपनी नॉर्मल कर सके। इसलिए हम देखेंगे कि जो ऊंचे पहाड़ों पे लोग रहते हैं, जो वहीं के निवासी हैं, उनका हीमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा रहता है और उनका इरिथ्रोपोएटिन भी ज़्यादा सीक्रेट होता है उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये इरिथ्रोपोएटिन का रोल है। तो नॉर्मली जब हम देखते हैं कि ये जो बोन मैरो है, खास करके जो लॉन्ग बोन्स हैं, हमारे फीमर है, टीबी है, फिबुला है, रेडियस है, अल्ना है या फिर ह्यूमरस है, उसके जो मेडुला है, बोन मैरो जो है, बोन मैरो के जो नीचे अंदर में जो नीचे एक खाली जगह होती है जिसको बोन मैरो बोलते हैं, उसके अंदर ये
सिंथेसाइज होता है, यहाँ पे हमारा आरबीसी सिंथेसिस होते हैं, यहीं पे हमारे प्लेटलेट भी होते हैं और यहीं से डब्ल्यूबीसी भी सिंथेसिस होते हैं। तो यहाँ पे बोन मैरो में ये आके सिंथेसाइज होता है। अगर आपका आयरन भी नॉर्मल है, फोलिक एसिड नॉर्मल है, B12 नॉर्मल है, तो वो बोन मैरो में सिंथेसिस करना शुरू कर देगा और बोन मैरो से आपके आरबीसीज बनने शुरू हो जाते हैं। ये आरबीसीज बाद में हमारे ब्लड में आते हैं, तो जो हमारा ब्लड वेसल्स है उसके अंदर फिर ये आरबीसीज यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, जो इसके अंदर आ जाते हैं। ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल के अंदर आरबीसीज आ जाते हैं। अब ये प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? हाँ, ये प्रोसेस में क्या गड़बड़ हो सकती है? कुछ डिसीजेस हैं जिसमें बोन मैरो काम ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल अप्लास्टिक एनीमिया। अगर हम अप्लास्टिक एनीमिया अगर देखें तो जो बोन मैरो है वो फंक्शन ही नहीं करता। इसी का अगर हम छोटा रूप देखें तो हाइपोप्लास्टिक एनीमिया करके रहता है, तो बनता तो है लेकिन कम बनता है ना। इसके अलावा कुछ ड्रग्स है जो इसको सप्रेस कर देते हैं, है ना। कुछ ड्रग्स है जो जाने ही जाते हैं इसके लिए, फॉर एग्जांपल मिथोट्रिक्सेट है, या फिर जो कैंसर के लिए ड्रग्स यूज़ होते हैं वो बोन मैरो को सप्रेस कर देते हैं, इसलिए कैंसर के पेशेंट का हम हमेशा हीमोग्लोबिन प्लेटलेट देखते रहते हैं। अब ये जो बोन मैरो के डिसीज़ है उसका क्लू हमको कैसे मिलेगा? सिंपल सी बात है कि उसमें हीमोग्लोबिन तो कम रहेगा ही, लेकिन यहीं पे प्लेटलेट भी बन रहे हैं, यहीं पे आपके डब्ल्यूबीसी भी बन रहा है, तो आपके डब्ल्यूबीसी काउंट भी कम होगा और आपका जो प्लेटलेट है वो भी कम होगा। वो एक क्लू रहेगा। और इसमें अगर देखेंगे तो बाकी कोई चीज़ें नहीं दिखेगी आपको। बच्चा पेल दिखेगा, उसके प्लेटलेट कम रहेंगे, उसका डब्ल्यूबीसी काउंट कम रहेगा, उसका स्प्लीन पाल्पेबल करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा क्या चीज़ें रह सकती है? रेडिएशन रह सकता है, रेडिएशन से कम होते हैं। इसके अलावा मैलिग्नेंसी मतलब ब्लड कैंसर्स है, तो उसके जो कैंसर के सेल है बोन मैरो के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और जो सिंथेसिस होना चाहिए उसको हैम्पर करते हैं। कुछ स्टोरेज डिसऑर्डर भी होते हैं, जो फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर रहते हैं। वो क्या होता है, जो ग्लाइकोजन का जो क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो ग्लाइकोजन पूरा स्टोर हो जाता है उसके अंदर, वो पूरे बोन मैरो को सप्रेस कर देता है। अगेन कोई भी बोन मैरो का डिसीज़ रहा तो हमको 2 या तीनों के तीनों सेल लाइन डिप्लेटेड मिलेंगे, प्लेटलेट भी, आरबीसी भी और डब्ल्यूबीसी भी। तो इसका क्लू हमको उसी से मिल जाता है कि कोई ऑर्गेनोमेगाली नहीं है और तीनों सेल लाइन डिप्लीटेड है। अब एक चीज़ जो हमको यहाँ पे समझनी है कि बोन मैरो का जो काम है वो रिफ्लेक्ट होता है रेटी काउंट से, रेटिकुलोसाइट काउंट। तो अगर ये बोन मैरो काम नहीं कर रहा है तो रेटिकुलोसाइट काउंट कैसा रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा है तो ये रेटिकुलोसाइट काउंट कम हो जाएगा। आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 है तो रेटिकुलोसाइट काउंट कैसा रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि बोन मैरो काम ही नहीं कर रहा आपका। क्यों नहीं मिल रहा? उसको सामान ही नहीं मिल रहा हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। और यहाँ पे बोन मैरो के डिसीज़ में हमने क्या देखा? सामान तो पूरा मिल रहा है लेकिन फैक्ट्री बंद है, तो फैक्ट्री बंद होने के कारण जो रेटिकुलोसाइट काउंट कम कैसा है? वो कम हो जाएगा। अब ये जो ब्लड है, ये जो आरबीसीज हमने देखा है कि जो बनी है वो कहाँ पे आ गई? ब्लड में आ गई, ब्लड वेसल्स में आ गई। अब ये ब्लड वेसल्स में जो एनीमिया है यहाँ से आगे 2 कारणों से हो सकता है। एक, जो आरबीसीज है वो टूट रहे हैं। जब आरबीसीज टूटते हैं तो उसको हम बोलते हैं हीमोलिसिस, है ना। लाइसिस ऑफ हीम मतलब ब्लड का टूटना। तो यहाँ पे जो आरबीसीज ऑलरेडी बन गए अच्छे हैं वो टूट रहे हैं। और दूसरा एक होता है हीमोरेजिक, या फिर इसको हम ब्लड लॉस भी बोल सकते हैं। जैसे जो ब्लड बना है वो लॉस हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, ब्लड बह गया, तो ये ब्लड लॉस एनीमिया हो गया। और ये हीमोलाइसिस हो गया। हीमोलाइसिस मतलब ब्लड टूटना है, जो आरबीसीज है वो टूट रहे हैं। और इससे जो एनीमिया होता है उसको हम हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। तो हीमोलिटिक एनीमिया को सेपरेट टॉपिक है, इसको काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे इसके क्या कारण रहे, क्यों ब्लड टूट रहा है। तो दो इसमें हम दिखा सकते हैं कि ये आउटसाइड अगर सेल में प्रॉब्लम है, मतलब आपके सेल्स तो नॉर्मल है लेकिन सेल के बाहर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपका सेल के अंदर ही प्रॉब्लम है। जो आरबीसीज आपके बन रहे हैं वो उसके इसमें ही प्रॉब्लम है। जो आरबीसीज अगर हम देखें तो ऐसे दिखते हैं, साइड से अगर हम देखेंगे तो ये बायकॉन्वेक्स इस तरीके से दिखते हैं। तो इसी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। कहाँ पे सेल में प्रॉब्लम आ सकता है? अगर हम देखेंगे तो सेल में कुछ एंजाइम्स होते हैं,
सेल के कुछ कौन से एंजाइम्स होते हैं, एक तो हमको मालूम है G6PD, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का डिफिशियंसी अगर हो गया तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है लाइसिस के लिए। कोई भी सुपर ऑक्साइड, सादे मोटे ऑक्सीजन रेडिकल्स जनरेट होते हैं, बॉडी उसको हैंडल कर लेती है G6PD के हेल्प से। अगर वो नहीं रहा तो ये सेल लाइसिस कर लेगा। थोड़ा सा भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, आपने कुछ मेडिसिन खा लिए सेप्ट्रान के जैसे, तो हीमोलिसिस हो जाएगा। तो एंजाइम्स G6PD और दूसरा एंजाइम होता है पायरुवेट काइनेज। ये 2 एंजाइम्स हैं जो रूटीनली मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ज़्यादा एंजाइम्स हैं, लेकिन ये 2 मेन कॉमन है जो रूटीनली हमको दिखते हैं, G6PD और पायरुवेट काइनेज। इसके अलावा सेल के एंजाइम्स के अलावा उसके मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम रह सकता है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन ही ढंग से नहीं बनी है, जिसके कारण से वो बहुत जल्दी टूट जाती है। तीसरा कारण रह सकता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण। अब ये जो विटामिन ई है ये भी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उससे बचाता है, लेकिन किसी को बहुत ही ज़्यादा विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, खास करके जो कोलिस्टेटिक जॉन्डिस है, जिसमें जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो ऐसे कंडीशन में विटामिन ई डेफिशिएंसी हो सकती है और वो भी एक हीमोलिसिस का कारण रह सकता है। इसमें हीमोलिसिस होता है विटामिन ई में, ये हमको याद रखना है। ये बहुत बार MCQ में भी आता है और बहुत बार हमने देखा है कि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन देखोगे किसी के एनीमिया का, तो बहुत से डॉक्टर विटामिन ई ऑलरेडी डाल देते हैं, क्योंकि वो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, लेकिन उसका रोल है एनीमिया में, इसलिए विटामिन ई बहुत से लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स रह सकते हैं जो सेल को लाइसिस करते हैं। कौन सा पैरासाइट करता है? हमने देखा है कि मलेरिया सेल के अंदर रहता है, सेल के अंदर ग्रो होता है और एक ग्रोथ के साइकिल में वो सेल को लाइसिस करके वो एक पैरासाइट का बहुत सारे पैरासाइट बन के सेल के अंदर से बर्स्ट करके बाहर आ जाते हैं। क्योंकि ये बर्स्ट करके आते हैं तो आपका सेल कम होने लगता है ना, सेल काउंट कम होता है, तो उसको हम एनीमिया बोलेंगे। इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल शेप्स के रहते हैं, जो ऐसे बायकॉन्वेक्स शेप की जगह इस तरीके से पूरा ऐसा स्पेरिकल रहता है, जिसको हम स्पीरोसाइटोसिस बोलते हैं, इलेप्टोसाइटोसिस रहते हैं। ये जो सेल के जो एबनॉर्मल शेप्स रहते हैं, जिसके कारण से जब ये स्प्लीन के अंदर से जाते हैं तो ये स्प्लीन इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके कारण से जो आरबीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट कारण से सेल खुद डिस्ट्रॉय होता है। इसके अलावा आउटसाइड द सेल कुछ चीज़ें रहती है क्या? फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन ये इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, मतलब वैस्कुलाइटिस हो गया। कुछ वैस्कुलाइटिस रहते हैं, फॉर एग्जांपल SLE है या फिर HSP है। इसमें क्या होता है, ये वैस्कुलाइटिस हो गया। वैस्कुलाइटिस होने के कारण क्या हो गया, वो जो ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड जा रहा है वो इन्फ्लेम्ड हो गया और इन्फ्लेम्ड होने के कारण ये इसको सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसको हम बोलेंगे कि एक वैस्कुलाइटिस एक कारण हो सकता है। इसके अलावा क्या कारण रह सकता है, जो स्प्लीन है वो स्प्लीन बड़ा हो गया है और हाइपर फंक्शन कर रहा है। जैसा हमने समझा था कि स्प्लीन का एक काम है कि वो जो आरबीसीज को है, जो पुराने आरबीसीज है, प्लेटलेट है, उनको रिमूव कर देता है बॉडी से और उसको शरीर से बाहर कर देता है। तो अगर स्प्लीन हाइपर फंक्शन कर रहा है, जिसको हम हाइपर स्प्लीनिज्म बोलते हैं, तो वो उसमें भी हमको जो आरबीसीज है वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय होंगे और उसको एनीमिया होगा। इसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज़ शरीर में बनते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ क्यों शरीर में बन गए, तो कुछ डिसीजेस रहते हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं जो खुद के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने समझा था कि जो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है उसको हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। कुछ ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमियाज होते हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ शरीर के अंदर तैयार होते हैं SLE जैसी बीमारी में, और जो एंटीबॉडीज़ है वो जो ब्लड वेसल के अंदर है उसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ बहुत बार डिस्ट्रॉय करते हैं। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेस में हमको जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूटते हैं। अब इसको कैसे क्लिनिकली जज करेंगे कि इसके रेड ब्लड सेल्स टूट रहे हैं, क्योंकि हमने समझा कि इसका बोन मैरो तो नॉर्मली काम कर रहा है, बोन मैरो में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोन मैरो से सेल बन के आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे टूट रहे हैं, सेल ब्लड वेसल्स के अंदर टूट रहे हैं। अब ब्लड वेसल्स के अंदर अगर ये टूट रहे हैं तो बोन मैरो तो बॉडी क्या बताएगी, और सामान भेजो और सामान भेजो। यहाँ पे सामान कम पड़ रहा है, डिमांड ज़्यादा है, तो फैक्ट्री क्या करेगी, फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ा देगी, बहुत ज़्यादा काम करेगा बोन मैरो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको आरबीसीज तैयार करके दे। तो उससे क्या होगा, जो आपका रेटी काउंट है वो बढ़ जाएगा।
क्योंकि हमने समझा था रेटिकुलोसाइट काउंट क्या दिखाता है, बोन मैरो की एक्टिविटी, क्योंकि बोन मैरो की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेटिकुलोसाइट काउंट भी बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, इसके अलावा बोन मैरो सफिशिएंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोन मैरो अगर खास करके हमने देखा कि किसी को अगर कंजेनाइटल हीमोलिटिक एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल है तो क्या होगा, वो कम पड़ रहा है, बोन मैरो नहीं कर पा रहा है, तो वो एक्सपांड हो जाएगा। ये जो हम लॉन्ग बोन्स में ब्लड प्रोडक्शन हो रहा था वो जो फ्लैट बोन में भी हो जाएगा। तो आप देखोगे कि उसके फेशियल मसल्स है, रिब्स है, या फिर आइलियाक बोन है, इसमें भी बोन मैरो फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी और वहाँ से भी आरबीसीज चलने होंगे। तो हमको क्या दिखेगा कि ऐसा चेहरा फ्लैट है ना। और एक टिपिकल हीमोलिटिक फेसिस जो हम बोलते हैं, जिसमें चेहरा फ्लैट हो जाता है, ये बोन्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ये बोन्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो हम देखेंगे कि उसको हीमोलिटिक फेस आ जाएगा, फेस, क्योंकि जो फ्लैट बोन है, जो नॉर्मली ब्लड प्रोडक्शन का काम नहीं करते, वो भी ये काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा कहाँ पे बोन मैरो को, इसके अलावा कहाँ पे ब्लड सेल्स तैयार हो सकता है, इसके अलावा उसका लीवर और स्प्लीन, ये भी बोन मैरो का काम करते हैं और ये भी सेल बनाना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोएसिस। मतलब मेडुलरी मतलब बोन मैरो की जो कैविटी है, एक्स्ट्रा मेडुलरी मतलब इसके बाहर, हिमेटोपोएसिस मतलब ब्लड बनना, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोएसिस। तो ये कहाँ बनता है, लीवर और स्प्लीन में। तो हम क्या देखेंगे, इसका लीवर भी बढ़ा हुआ है और इसका स्प्लीन भी बढ़ा हुआ है। ठीक है। स्प्लीन का और एक काम है, जो आपके आरबीसीज टूट रहे हैं, बहुत सारा कचरा अंदर जमा हो रहा है, उसको रिमूव करना पड़ता है, और इसको रिमूव करने के लिए भी स्प्लीन बढ़ता है। ठीक है। और क्या होगा, ये आरबीसीज टूट रहे हैं, हमने हीमोग्लोबिन के इसमें समझा था कि जब भी आरबीसीज टूटते हैं तो बिलिरुबिन बनता है। तो क्या होगा, इसका जॉन्डिस हो जाएगा। इसको हम देखेंगे कि जॉन्डिस रहेगा क्लिनिकली। तो ये बच्चे को अगर जॉन्डिस है और हाथ को स्प्लीन लग रहा है पाल्पेबल, हमारा पहला डायग्नोसिस हीमोलिटिक एनीमिया। दो ही चीज़ें, जॉन्डिस है, स्प्लीन लग रहा है ना, स्प्लीन बढ़ा हुआ है, हमारा डायग्नोसिस पहला होना चाहिए हीमोलिटिक एनीमिया। अब उसके वर्कअप में हमको पता चलेगा कि वो किस टाइप का हीमोलिसिस है। ब्लड टूट रहा है तो वो हम देखेंगे कि जॉन्डिस भी रहेगा, उसका रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ेगा, उसको स्प्लीन भी बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक है, जन्म से है, जैसे थैलेसीमिया है, तो उसमें आपको हीमोलिटिक फेसिस भी मिलेगा, लीवर भी काफ़ी बड़ा मिलेगा। तो इस प्रकार से हम तो क्या ये सब में आएगा? हाँ, ये सब में रहेगा। तो जितने भी इसमें हीमोलिसिस हो रहा है, चाहे वो आपका पैरासाइट में मलेरिया हो, या फिर एंजाइम डेफिशिएंसी हो, या फिर शेप्स के कारण हो, या एंटीबॉडीज़ के कारण हो, वैस्कुलाइटिस के कारण हो, हाइपरस्प्लीनिज्म के कारण हो, किसी भी कारण से आपका स्प्लीन बड़ा मिलेगा और आपको ये मिलेगा। कभी कभी जो जैसे सिकल सेल जैसे हीमोलिटिक एनीमिया है, वो स्टार्टिंग में स्प्लीन मिलता है, लेकिन बहुत बार दूसरी फिजियोलॉजी के कारण, जैसे इन्फाक्ट बनने के कारण स्प्लीन रिग्रेस हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पेशेंट को जॉन्डिस है और स्प्लीन पाल्पेबल हो रहा है, तो आपका पहला डायग्नोसिस हीमोलिटिक एनीमिया होना चाहिए, अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है तो। इसके अलावा क्या हो सकता है कि ये ब्लीड हो सकता है, मतलब जो ब्लड ऑलरेडी बना है वो टूट नहीं रहा, वो नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, लेकिन ये ब्लड वेसल्स में लीक हो गया और ये टूट गया, ये यहाँ से ब्लड बाहर आ गया। क्यों हुआ? दो कारण। एक तो इंजुरीज हो गई है, इंजुरीज हो गई मतलब किसी को ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा लग गया फॉर एग्जांपल, और उसका ब्लड जो है इनसाइड द बॉडी ही जमा हो गया, इनसाइड बॉडी। ऐसा बहुत बार होता है, जैसे ब्लंट ट्रॉमा लग गया और फीमर फ्रैक्चर हो गया, वो फीमर फ्रैक्चर होके इतना सारा ब्लीड हो जाता है कि थाई में ही बहुत ज़्यादा ब्लड जमा हो जाता है। या फिर ब्लंट एब्डोमिनल इंजुरीज रहती है, जिसके कारण से स्प्लीन या लीवर रप्चर हो जाता है और पेरिटोनियम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है, ब्लड जमा हो जाता है। या बहुत बार जो आइलोसिलियक मसल्स है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा ब्लड जमा हो जाता है, तो ये इनसाइड द बॉडी भी ब्लीड हो सकता है। अब जब ये बॉडी के अंदर ही है तो इसका जो है बिलिरुबिन बनेगा, बॉडी उसको रिमूव करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बनाएगी। अगर ये आउटसाइड द बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया और बड़ा वुंड बन गया, उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीड हो गया, तो डेफिनेटली वो उसका हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, वो एनीमिया रहेगा, उसमें ब्लड लॉस एनीमिया रहेगा। अब ये जो ब्लड लॉस है, इसको भी हमको अगर डायग्नोसिस में एक चीज़ हेल्प करती है कि उसको वो एक्यूट है या क्रोनिक है।
एक्यूट तो हमको समझ में आता है, एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारा ब्लड बह गया, एक्यूट हिमोरेजिक ब्लड एनीमिया बन जाएगा उसको। क्रोनिक मतलब क्या है? क्रोनिक मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लड जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर समझो किसी को पाइल्स है ना, किसी को अगर पाइल्स है और वो पाइल्स के कारण धीरे धीरे उसको ब्लीड हो रहा है, तो वो उसका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कम होगा, अगर उतनी स्पीड से उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है और वो बना नहीं पा रहा है तो। अब एक्यूट और क्रोनिक में क्या फ़र्क है? जब एक्यूट एनीमिया होता है, फॉर एग्जांपल किसी का हीमोग्लोबिन पहले 14 था और वो एकदम से 7-8 हो गया या फिर 9 हो गया, तो उसको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन एकदम से ड्रॉप हुआ है, बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगी और वो बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक रहेगा, उसको डिस्ट्रेस आ जाएगा, टैकिपनिया हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहेगा और आपको उसको तुरंत ब्लड देना पड़ेगा। क्रोनिक एनीमिया में ऐसा नहीं रहता। क्रोनिक एनीमिया में ओवर मंथ्स उसका हीमोग्लोबिन स्लोली ड्रॉप होता है। फॉर एग्जांपल किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है तो धीरे धीरे उसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, और जब हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो बॉडी उसको एडजस्ट भी हो रही है। तो पेशेंट का हीमोग्लोबिन 6 और 5 भी रहा तो भी उसको सिम्टम्स नहीं रहता। आपने कई बार देखे होंगे ऐसे पेशेंट जो ओपीडी में चलते हुए आते हैं, क्या हुआ तो हल्की सी थकान लगती है, साहब हाथ पैर दुखते हैं, और अगर उनका वो आप हीमोग्लोबिन देखोगे तो एकदम 5 या 6 रहता है, फिर लेकिन उनको सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं रहते। वो सिर्फ बोलते कि बहुत ज़्यादा चलो तो थकान होती है, बहुत ज़्यादा चलो तो सांस फूलती है, लेकिन एट रेस्ट उनको कोई तकलीफ नहीं रहती। क्यों? क्योंकि शरीर उसको अडैप्ट कर रहा है। तो क्रोनिक एनीमिया में बहुत बार हमको सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं मिलते जितने एक्यूट एनीमिया में मिलते हैं। तो हर बार सिम्टम्स रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने बोला था कि जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो बहुत बार क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का डिसीजन है उससे कोरिलेट नहीं करता। वो डिपेंड करेगा कि वो पेशेंट का कितना एडाप्टेशन है वो एनीमिया के। तो ये क्रोनिक एनीमिया हमने समझा था। अब ये इसमें हमको क्लिनिकल पिक्चर क्या, इसमें और एक है कॉज, वो है वर्म्स। फॉर एग्जांपल हुक वर्म है या एस्केरिस है, ये बहुत बार जो ब्लड है उसको लॉस करते हैं, जिसके कारण से थोड़ा थोड़ा ब्लड जाते रहता है और जिसके कारण से हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। तो ये वर्म्स एक कारण है। इसलिए हमने देखा होगा कि जो एनीमिया का ट्रीटमेंट है उसमें एक अल्बेंडाजोल वो रहता ही है हर किसी में। तो जो एनीमिया का ट्रीटमेंट हम ओपीडी बेसिस पे करते हैं, बहुत बार थोड़ा सा ही कम है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम देखते हैं कि उसमें लोग आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं, एक फोलिक एसिड और B12 का कॉम्बिनेशन देते हैं, और जैसे हमने समझा था विटामिन ई देते हैं और अल्बेंडाजोल देते हैं। ये एक रूटीन जो कॉमन हम प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं एनीमिया के लिए, वो इस चीज़ को कवर करने के लिए देते हैं। अब इसमें क्या फीचर्स रहेंगे? अब ये ब्लड तो नॉर्मल बन रहा है, यहाँ से लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे तो कम हो गया हीमोग्लोबिन, बॉडी क्या बोलेगी? और भेजो और भेजो, जिसके कारण से बोन मैरो ज़्यादा फंक्शन करेगा, फैक्ट्री ज़्यादा काम करेगी और आपका रेटी काउंट बढ़ जाएगा। ठीक है। अब रेटी काउंट बढ़ने के कारण क्या होगा? जो रेटिकुलोसाइट काउंट बन जाएगा, लेकिन बिलीरुबिन बढ़ेगा क्या? बिलीरुबिन ये कंडीशन में बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने समझा था कि हीमेटोमा जो फॉर्म होता है बच्चे के स्काल्प में ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग ट्रॉमेटिक डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, उस टाइम पे बहुत बार एक हीमेटोमा तैयार हो जाता है जिसमें बच्चे का बिलीरुबिन बढ़ सकता है। तो जब बॉडी के अंदर ही ब्लड है ना, फीमर में ही है या फिर रेट्रोपेरिटोनियल है या फिर इंट्रापेरिटोनियल ब्लीड हुआ है, तो उसमें जॉन्डिस बढ़ सकता है। लेकिन जो बाहर में ब्लड बह गया है ना, एक्सीडेंट होने के कारण ब्लड लॉस हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहेगा। और इसका अगर आप ब्लड देखोगे तो ब्लड पिक्चर देखोगे पीएस, तो पीएस भी इसका नॉर्मल रहेगा। और इसके जो फीचर्स आप देखोगे, जो एमसीवी एमसीएच देखोगे, तो वो भी नॉर्मल रहेगा। हाँ, अगर क्रोनिक ब्लड लॉस में साइमल्टेनियसली आपकी आयरन डिफिशियंसी भी हो गई तो फिर माइक्रोसाइटिक एनीमिया मिलेगा। तो ये चीज़ें हमको इस प्रकार से समझनी है। इस प्रकार से ये अगर हम समझ लेते हैं तो हमको कॉजेस ऑफ एनीमिया रटने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत से इसको सिर्फ ब्लड पिक्चर देख के, क्लिनिकल फीचर्स देख के हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और जो है, जो बोन मैरो सप्रेशन में इसमें और एक रूटीन कारण होता है, वो है इन्फेक्शन। तो अगर इन्फेक्शन है, खास करके वायरल, तो वायरल इन्फेक्शन ट्रांजिएंटली आपके बोन मैरो को सप्रेस कर देता है और धीरे धीरे वो इम्प्रूव भी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, वो 2-3 दिन के लिए प्लेटलेट कम होते हैं और इम्प्रूव हो जाते हैं। कुछ इन्फेक्शन है, जैसे पार्वो वायरस इन्फेक्शन है, उसमें ही एनीमिया होता है। अदरवाइज जो इन्फेक्शन के जो बाकी कारण है उसमें सिर्फ प्लेटलेट कुछ दिनों के लिए कम होते हैं और धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाते हैं। पार्वो वायरस इन्फेक्शन जैसे कुछ
डिसीज़ स्पेसिफिक है जो आपको एनीमिया कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स है, इसको अगर हम सीरीज़ की तरह भी जब बनाएं तो भी 7 से 8 एपिसोड्स हो जाएंगे इसके। आपको कुछ अगर स्पेसिफिक एनीमिया के बारे में जानना है तो मुझे बताइए कमेंट में कि कौन से एनीमिया में मैं वीडियो बनाऊं, कोशिश करूंगा उसको करने की। थैंक यू।